बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स जो कि मैकेनिकल थर्ड ईयर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक सब्जेक्ट है MECH 323 जिसका बुक कोड है, हम उसे स्टडी कर रहे हैं। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ काफ़ी अरसा से कर दिया हुआ है। तो मैं आपको अपने आज के लेक्चर में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। और स्टूडेंट्स, आप हमारे आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियन सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जदीद वीडियोज़ जल्द अज जल्द आप तक पहुँचती रहें। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 थर्मोडायनामिक्स का था इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने बेसिक्स को स्टडी करना था थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने सिस्टम को स्टडी किया, थर्मोडायनामिक सिस्टम हमने देखा, सिस्टम की हमने थर्मोडायनामिक सिस्टम की इकसाम को हम लोगों ने स्टडी किया। इसी तरह हम लोग आज जो हमारे टॉपिक होंगे जिन्हें हम लोग स्टडी करेंगे, उनमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट्स, कि बेसिकली दर्जा हरारत टेम्परेचर होता क्या है और हम इसकी पैमाइश इसको मेजर किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को हम लोग यूं बयान कर सकते हैं कि किसी चीज़ के ठंडा या गर्म होने के एहसास को टेम्परेचर कहा जा सकता है, या किसी बॉडी से हीट के खारिज होने या हीट के दाखिल होने की जो शरह होती है उसको हम लोग क्या टेम्परेचर बोल सकते हैं। या किसी एटम, मॉलिक्यूल्स या आइंस की जो स्पीड होती है या जो उसकी हरकी तवानाई होती है, हम लोग उसकी शिद्दत को टेम्परेचर कह सकते हैं। और किसी गर्म जिस्म से टेम्परेचर जितना ठंडा इलाका होगा उतनी जल्दी से उस तरफ मूव करेगा। ठीक है, जैसा कि हमने हीट फिनोमिना स्टडी किया था कि हीट ज़्यादा गर्म इलाके से कम गर्म इलाके की तरफ ट्रेवल करती है। तो ये तो थी डेफिनेशन टेम्परेचर की कि हम टेम्परेचर को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह बयान कर सकते हैं। अब आता है जी इट्स मेजरमेंट, कि हम टेम्परेचर को बेसिक तौर पर मेजरमेंट किस तरह करते हैं। तो बुनियादी तौर पर टेम्परेचर को मेजर करने की हमारे पास दो तरह की स्केल्स इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 हमारे पास आती है सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, और नंबर 2 हमारे पास आती है फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल क्या होती है स्टूडेंट्स? सेल्सियस स्केल दर्जा हरारत को मेजर करने की, टेम्परेचर को मेजर करने की ऐसी स्केल है जिसमें पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे नुक्ता अंजुमाद कहते हैं, जहाँ पर जमना शुरू हो जाता है पानी, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, नुक्ता खुलाव जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब ये मैंने एक स्केल बनाया है जिसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये दो पॉइंट्स हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, जहां पर पानी फ्रीज होना शुरू हो जाता है जिससे नीचे। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? ये है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब सेल्सियस स्केल में इन दो पॉइंट्स के दरमियान हम लोगों ने इसको 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया होता है। ठीक है, 0 डिग्री और 100 डिग्री के दरमियान हमने 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया होता है, और हर हिस्सा जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। तो ये तो था टेम्परेचर मेजर करने का कौन सा स्केल? सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल। इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक दूसरी स्केल इस्तेमाल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल कौन सी स्केल है स्टूडेंट्स? फ़ारेनहाइट स्केल ऐसी स्केल है जिसमें वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट।
जहां पर पानी, जिससे नीचे पानी जमना शुरू हो जाता है, बर्फ बननी, पानी बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, लिक्विड से पानी सॉलिड में आ जाता है। इसी तरह पानी का जो नुक्ता खुलाव है फ़ारेनहाइट स्केल में वो होगा, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हमने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान इस स्केल को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। कितने? 180 बराबर हिस्सों में तकसीम किया होता है और हर हिस्सा 1 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास टेम्परेचर को मेजर के हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी डिवाइस, कौन से हम लोग पैरामीटर्स या कौन सी स्केल्स इस्तेमाल करके हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब टेम्परेचर का एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो होता है केल्विन। तो स्टूडेंट्स हमने अगर केल्विन में हमारे पास वैल्यू रिक्वायर्ड हो तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटीग्रेड में 273 ऐड करने से हमारी जो वैल्यू है वो केल्विन में आ जाती है। इसी तरह फ़ारेनहाइट में 460 ऐड करने से हमारी जो स्केल है वो रैंकन हो जाती है। हमारे पास जो यूनिट हो जाता है टेम्परेचर का वो क्या हो जाएगा, रैंकन हो जाएगा। अब अगर मुझे सेंटीग्रेड में वैल्यू गिवन है कि पानी के मतलब एक पानी की इसने वैल्यू दी है जी 50 सेंटीग्रेड पर पानी का क्या रिएक्शन होता है, तो उसके क्रोस्पोंडिंग अगर वो पूछता है कि इसके क्रोस्पोंडिंग फ़ारेनहाइट पे कितने डिग्री होंगे, तो हमने क्या करना होता है जी, सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना होता है फ़ारेनहाइट में। तो हम लोग किस तरह कर सकते हैं, देखें, अगर डिग्री सेंटीग्रेड मेरे पास हो, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इन सेल्सियस स्केल, कि कहता है कि डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर हो, दर्जा हरारत हो सेल्सियस स्केल में, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इन फ़ारेनहाइट स्केल, कि अगर डिग्री एफ जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में किसी भी चीज़ का टेम्परेचर हो, तो हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये बन जाएगा C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। इट मीन्स कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम लोग सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू गिवन है, सेंटीग्रेड में रिक्वायर्ड है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करके फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी स्टूडेंट्स के हम लोग टेम्परेचर को किस तरह और किन किन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो वो थे कि हम लोग टेम्परेचर को किन किन स्केल्स में मेजर कर सकते हैं और किस किस यूनिट में हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। तो अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर। एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर किसी चीज़ का क्या होता है कि ये वो दर्जा हरारत होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी जिस्म का, जिससे नीचे उसका टेम्परेचर नहीं गिर सकता। ठीक है, अब इस टेम्परेचर पर जो हमारा होता है जिस्म, उसमें उसके एटम या मॉलिक्यूल्स की कोई भी मोशन नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि इस एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पर हमारे जिस्म की जो इंट्रोपी होती है, इंट्रोपी 0 हो जाती है और जिस्म एक हमारा परफेक्ट क्रिस्टल की शेप इख्तियार कर लेता है।
तो इस स्टेट में जो टेम्परेचर होता है कि किसी भी जिस्म का वो टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जिससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड इट्स यूनिट्स। तो फोर्स क्या होती है? आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा फिजिक्स में, फिर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पढ़ा, फिर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स ने डीएई सेकंड ईयर के एक सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स में फोर्स को काफ़ी डिटेल से स्टडी किया। तो फोर्स को हम लोग यूं बयान कर सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा आमिल है जो किसी मुतहर्रक जिस्म को रोकने की कोशिश करता है या रोकता है, या हरकत या किसी साकन जिस्म को हरकत देता है या हरकत देने की कोशिश करता है। तो इसको हम लोग फोर्स कहते हैं। अब ऐसे सिस्टम में फोर्स का यूनिट जो है वो होता है न्यूटन, और फोर्स F इज इक्वल टू ma, मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो फोर्स के F ऐसे सिस्टम में जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। तो स्टूडेंट, एक न्यूटन क्या होता है? एक न्यूटन वो फोर्स होती है जो 1 किलोग्राम कमियत मैस वाले जिस्म में 1 मीटर फी सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक न्यूटन। फिर से रिपीट करता हूं कि एक न्यूटन वो फोर्स होती है जो 1 किलोग्राम मैस वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, 1 न्यूटन फोर्स होती है। इसी तरह फोर्स का सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है डाइन। तो एक डाइन वो फोर्स होती है जो 1 ग्राम मैस वाले जिस्म में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करती है। ये पैदा करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, एक डाइन फोर्स कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेशर एंड इट्स टाइप्स। प्रेशर क्या होता है? हम लोग इस चैप्टर में अभी बेसिक टर्म्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे इस चैप्टर में एक से ज्यादा टॉपिक्स हो सकते हैं। प्रेशर हमारे पास क्या होता है? यूनिट एरिया पर, इकाई रकबा पर अमल करने वाली जो फोर्स होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में प्रेशर का जो यूनिट होता है उसको हम लोग पास्कल कहते हैं। देखें, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इकाई रकबा पर अमल करने वाली कुव्वत प्रेशर कहलाती है। तो अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन हो, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो, तो प्रेशर का यूनिट हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। अब प्रेशर की टाइप्स कितनी हैं? बेसिकली प्रेशर को 3 इकसाम में हम लोग डिवाइड करते हैं: एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। 1 बाय 1 इन्हें स्टडी करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हम जानते हैं कि ये जो हमारी एयर होती है, हवा, ये एटमॉस्फेरिक में इसका कुछ ना कुछ वेट होता है, ठीक है, ये वजन रखती है। तो जब ये आज़ादाना हालत में एटमॉस्फेयर में किसी ज़मीन के यूनिट एरिया पर फोर्स लगाती है तो हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसी तरह गेज प्रेशर क्या होता है? ऐसा प्रेशर जो हम लोग किसी प्रेशर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट से या किसी गेज से मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। गेज प्रेशर में स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग अपना जो है डेटम लाइन तस्वुर करते हैं। अब गेज प्रेशर जो होता है, गेज प्रेशर 2 तरह का होता है। कौन सा? एक हमारे पास होता है पॉजिटिव गेज प्रेशर और एक होता है नेगेटिव गेज प्रेशर। पॉजिटिव गेज प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर क्या होता है
कि अगर गेज से मेजर किया गया प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा। अगर गेज से मेजर किया गया प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर से कम होगा तो उसको नेगेटिव गेज प्रेशर बोलेंगे। स्टूडेंट, फिर हमारे पास आता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो हम लोग कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के मजमूए को हम लोग क्या एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। इसको हम लोग यूं जाहिर कर सकते हैं कि P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस P गेज। ठीक है, तो अगर गेज प्रेशर नेगेटिव होगा तो फिर हमारा हो जाएगा P एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर। तो ये तो हो गए हमारे प्रेशर एंड इसकी टाइप्स। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। तो हम लोगों ने इससे पिछले सालों में भी स्टडी किया फिज़िक्स में, चाहे वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स हो, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हो, सेकंड ईयर की अप्लाइड मैकेनिक्स हो। तो हम कहते हैं कि वर्क, अगर किसी जिस्म पर को फोर्स लगाई जाए और जिस्म उस फोर्स की डायरेक्शन में कुछ फासला तय करे तो हम कहते हैं जी किसी जिस्म ने कोई काम किया। वर्क जो बराबर होता है वो होता है F मल्टीप्लाई बाय डी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन हो, डिस्टेंस मीटर में हो, तो वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम लोग जूल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जूल क्या होगा, एक जूल वर्क को किस तरह हम लोग बयान कर सकते हैं कि अगर किसी जिस्म पर 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए और जिस्म इसके नतीजे में 1 मीटर फासला तय करे तो हम कहते हैं जी किया गया काम क्या होगा, 1 जूल होगा। अकॉर्डिंग टू वर्क डेफिनेशन, वर्क की तारीफ क्या है कि किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाए और जिस्म उस फोर्स की सिमत में फासला तय करे तो हम कहते हैं किया गया काम, किसी जिस्म ने कोई काम किया। अब बात करते हैं जी एनर्जी पे। तो किसी जिस्म के काम करने की जो सलाहियत होती है, जो एबिलिटी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो है वो बेसिकली 2 तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि ये एनर्जी की वो किस्म है जो किसी जिस्म में वेलोसिटी, उसकी स्पीड की वजह से पैदा होती है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का यूनिट भी जूल है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 12 mv²। यहाँ पे m क्या होगा, m होगा जी मास ऑफ द बॉडी, v क्या होगा जी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, स्पीड। किसी जिस्म में वेलोसिटी या स्पीड की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, किसी जिस्म में उसकी पोजीशन या हाइट की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। हम एक रेफरेंस पॉइंट से अबव उस जिस्म की हाइट या पोजीशन लेते हैं, वहां से उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh। m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ द बॉडी, g क्या है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h क्या है जी हाइट, बॉडी की पोजीशन, कि कितना वो डेटम लाइन से या हमारे रेफरेंस पॉइंट से अप है या डाउन है। फिर हमारे पास आती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी जिस्म में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन रैंडमली मूव करते हैं, उनकी रैंडम होती है मोशन। कैसे, ये देखें, लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, इसके अंदर ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं,
तो इनकी जो मोशन है ये रैंडम मोशन होगी, ठीक है, कोई यहाँ पे मूव करेगा, कोई इधर को, कोई इधर को। तो जब ये लोग, जब एक एटम या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो इनकी स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो स्पीड और डायरेक्शन जो चेंज होने की शरह है ना, उसको हम लोग बोलते हैं जी थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? बड़ा आसान और सिंपल सा लॉ है, ये फिजिक्स का सबसे आसान ये लॉ है जिसको याद रखना बहुत आसान है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि ना एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को ख़त्म किया जा सकता है। हम लोग ना एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम लोग करते हैं कि हम लोग हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर मैकेनिकल में, फिर मैकेनिकल को हीट में, हीट से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम तब्दील करते रहते हैं, इसे ख़त्म या पैदा नहीं कर सकते। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग अभी लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे पावर। पावर क्या है? तो पावर होता है जी काम करने की शरह, यूनिट टाइम में किया गया जो वर्क होता है उसे हम लोग पावर कहते हैं। पावर को हम लोग वर्क डिवाइडिंग बाय टाइम शो करते हैं। पावर के यूनिट क्या होंगे? पावर के यूनिट होंगे जूल फी सेकंड, जिसको हम लोग वाट कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में पावर का जो यूनिट है वो होगा वाट। देखें, अगर वर्क हमारे पास हो जूल में, टाइम हमारे पास हो सेकंड में, तो जूल फी सेकंड होता है वाट। तो पावर का यूनिट क्या होगा? वाट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का चैप्टर, जो हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस लेक्चर की जो हमने बेसिक टर्म्स, बेसिक डेफिनेशंस स्टडी की, आपको इनकी समझ आई होगी, क्योंकि हमारी जो थर्मोडायनामिक्स है वो इन्हीं चीज़ों पे बेस करती है। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी, उसके हीट क्या होगी, हीट सप्लाई क्या होगी, हीट रिजेक्टेड क्या होगी, इंट्रोपी क्या होगी, इंथैल्पी क्या होगी। तो इन्हीं चीज़ों पे पूरी थर्मोडायनामिक्स जो है हमारी वो बेस करती है। तो आप लोगों ने इन बेसिक टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझना है, इन्हें याद करना है, इन्हें नोट करना है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आप में से स्टूडेंट्स किसी बच्चे को किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कन्फ्यूजन से आगाह कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।